नमस्कार साथियों, डिकोड एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन मंच पर मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। समसामयिक मुद्दों से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला यहां पर हम डेली लेकर आते हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे 10 नए प्रश्न और जानेंगे उनका व्याख्यात्मक हल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। तो आज का पहला प्रश्न हमारा है, इस वर्ष टाइम पर्सनल ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है। देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या हैं। तो ग्रेटा थनबर्ग, डोनाल्ड ट्रंप, नैन्सी पेलोसी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो है ए, ग्रेटा थनबर्ग। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। आइए इनके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो इस वर्ष टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 ग्रेटा थनबर्ग को चुना गया है। स्वीडन की 16 वर्षीय ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य करती हैं। इसी के लिए इनको जो है ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। ग्रेटा स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट मूवमेंट की संस्थापक हैं। ये जो एक इनकी संस्था है स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट मूवमेंट, इसकी ये संस्थापक हैं। टाइम मैगजीन साप्ताहिक समाचार पत्रिका है जिसका प्रकाशन न्यूयॉर्क शहर से होता है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए कि कब हुई थी, तो 1923 में इस पत्रिका की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है। ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 6.5, 5.1%, 6.1%, 4.5%। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा 5.1%। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी एकत्र करते हैं। तो यहाँ पर एशियाई विकास बैंक ने यानी कि एडीबी ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान जो है वो घटाकर 5.1% कर दिया गया है। इससे पहले के अनुमान की अगर हम बात करें कि इससे पहले ये अनुमान क्या रखा गया था, तो वो था 6.5%। वित्तीय वर्ष 2020 के लिए जीडीपी विकास दर की जो अनुमानित रेंज है वो है 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अगर मुख्यालय की बात करते हैं कि मुख्यालय कहाँ है, तो वो है मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि तीसरा प्रश्न आज के सेगमेंट में क्या है। भाई तीसरा प्रश्न तो बड़ा लंबा चौड़ा है, आज बढ़ते हैं इसको। अभी हाल ही में इसरो द्वारा रीसेट 2BR1 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे कुछ कथन दिए हैं। यह SDSC-SHR सतीश धवन स्पेस सेंटर और श्रीहरिकोटा रेंज से लॉन्च किया जाने वाला 75वां लॉन्च था। देखिए ये 75वां लॉन्च है, ना ही इसके इसरो रीसेट के बारे में यह कहा गया है। ये हरिकोटा से लॉन्च होने वाले लॉन्च की बात इसमें की गई है। यह PSLV का 40वां लॉन्च था। ये दूसरा हमारा जो कथन दिया हुआ है, इस उपग्रह को PSLV C-48 द्वारा लॉन्च किया गया। ये तीसरा कथन है। और चौथा कथन है हमारा यहाँ पर, रीसेट पृथ्वी पर्यवेक्षक उपग्रह है। यह सभी प्रकार के मौसम में अपना कार्य कर सकता है। पांचवा जो हमारा यहाँ पर दिया गया है सेंटेंस, वो दिया गया है, सीमा पर घुसपैठ पर नजर बनाए रखने के लिए यह उपग्रह सेना के लिए उपयोगी है। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे वक्तव्य तो दे दिए गए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या हैं। तो ऑप्शन है हमारा पहला, केवल 1 और 2, केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 3, 4 और 5, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह पहला ऑप्शन जो है हमारा, ये बिल्कुल सही है।
कि यह यहाँ इस रेंज से लॉन्च किया जाने वाला 75वां लॉन्च था। अगर यह देखें कि यह PSLV का 40वां लॉन्च था, तो जी नहीं, ये 40वां नहीं, ये 50वां लॉन्च था, 50वां लॉन्च था, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इस उपग्रह को PSLV C-48 द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये भी हमारा सही है। और चौथा ऑप्शन जो है ये भी सही है, और पांचवा ऑप्शन ये भी सही है। तो इस तरह से हमारे पास जो सही उत्तर निकल के आएगा केवल 1, 3, 4, 5, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अपने इसके व्याख्यात्मक रूप की तरफ और जानते हैं इसके बारे में कुल। तो यहाँ पर लिखा है केवल 1, 3, 4 व 5 सत्य हैं, क्योंकि यह PSLV का 50वां लॉन्च था। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि PSLV का यह 50वां लॉन्च था, ना कि 40वां लॉन्च। इस लॉन्च व्हीकल में रीसेट 2BR1 के अलावा 9 कमर्शियल सैटेलाइट और भेजे गए हैं, जिनमें 6 कहाँ के हैं, 6 अमेरिका के हैं। एक जो है एक उपग्रह इटली का है, और इजराइल तथा जापान से भी इसमें एक उपग्रह हैं। एक उपग्रह इटली, इजराइल तथा जापान से हैं। तो ये टोटल 9 हो गए, 6 अमेरिका के, एक इटली का, एक इजराइल का और एक जापान का। टोटल 9 कमर्शियल उपग्रह इसके साथ में और भेजे गए हैं। यह रीसेट रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है। पहले उपग्रह को इसी वर्ष लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह निगरानी के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग करते हैं। यह उपग्रह दिन और रात दोनों में कार्य कर सकते हैं, जैसा कि प्रश्न में आपसे कहा गया था कि यह दिन और रात दोनों में कार्य कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न। अभी हाल ही में आयरन यूनियन 12 किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास है? बढ़ते हैं अपने ऑप्शन देखते हैं क्या है यहां पर। भारत और फ्रांस, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, भारत और अमेरिका और इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अपने व्याख्यात्मक हल की तरफ और देखते हैं कि इसका व्याख्यात्मक हल क्या है। तो आयरन यूनियन 12 अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास की शुरुआत की अगर हम बात करें कि कब हुई, तो यह हुई 10 दिसंबर को। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें कि क्या है इसका उद्देश्य, तो दोनों देशों के बीच जो सेनाएं हैं उनके बीच युद्ध दक्षता तथा राजनीतिक दक्षता को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि पांचवा प्रश्न हमारा आज के सेगमेंट में क्या है। तो क्रिकेट के कौन से खिलाड़ी पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने 150 रणजी मैच खेले हैं? हमारे पास ऑप्शन क्या हैं इनको देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन है वसीम जाफर, अमोल मजूमदार, देवेंद्र बुंदेला, अजिंक्य रहाणे। तो यहां पर इसका सही उत्तर जो है वो है वसीम जाफर। ए इसका सही ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक हल की तरफ, देखते हैं कि वसीम जाफर पहले ऐसे भारतीय हैं जो 150 रणजी मैच खेल चुके हैं अभी तक। वसीम जाफर 11,777 रनों के साथ रणजी में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। देवेंद्र बुंदेला 145, वहीं अमोल मजूमदार जो हैं 136 मैचों के साथ दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं रणजी मैच खेलने वालों में। विदर्भ की ओर से आंध्र प्रदेश के खिलाफ उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। किन्होंने? वसीम जाफर ने। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अभी हाल ही में संपन्न हुए दक्षिण एशियाई खेलों में किस देश ने पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? देखते हैं कि हमारे ऑप्शन क्या हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन भारत और डी श्रीलंका। तो आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में जो दक्षिण एशियाई खेलों में भारत ने प्रथम स्थान हासिल किया है। देखते हैं कि कितने पदक इन्होंने हासिल किए हैं। तो दक्षिण एशियाई खेलों में भारत ने पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत ने कुल यहाँ पर कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर पदक तालिका में कुल 312 पदक प्राप्त किए हैं भारत में, जिसमें से 174 गोल्ड, वहीं 93 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज पदक शामिल हैं।
नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यह क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर अभी हाल ही में दुनिया के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारा बीजिंग, दूसरा ऑप्शन है दोहा, तीसरा ऑप्शन है दुबई और चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा दिया गया है वो है आबू धाबी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है हमारा, सही उत्तर इसका है आबू धाबी। अभी हाल ही में आबू धाबी को प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक हल की तरफ। तो दुनिया के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल यानी कि स्पोर्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में आबू धाबी को चुना गया है। संयुक्त अरब अमीरात स्थित आबू धाबी यह खिताब वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स यानी कि WTA के 26वें संस्करण में दिया गया। आबू धाबी को लगातार अगर हम देखें तो यह खिताब 8वीं बार हासिल हो रहा है और ये खास बात है कि यहाँ पर यह खिताब इसको लगातार हासिल हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो है हमारा 8वां प्रश्न। अभी हाल ही में किस देश ने महिलाओं के रेस्तरां में अकेले ना जाने के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है? पहले वहाँ पर प्रतिबंध था कि महिलाएं अकेले रेस्तरां में नहीं जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या क्या है ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सी ऑप्शन है सऊदी अरब और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है हमारा वो है सऊदी अरब ने अभी हाल ही में इस प्रतिबंध को वहाँ से हटा लिया है। बढ़ते हैं तो सऊदी अरब ने महिलाओं के रेस्तरां में अकेले ना जाने के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है, अर्थात अब महिलाएं रेस्तरां में अकेले जा सकेंगी। अभी तक वहां पर जाने के लिए अलग अलग दरवाज़ों की व्यवस्था थी जिसको भी उसने समाप्त कर दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले और 9वें प्रश्न की तरफ। किस भारतीय कलाकार को यूनिसेफ का मानवतावादी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है? देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या हैं। तो ऑप्शन है हमारा पहला प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वो है प्रियंका चोपड़ा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। प्रियंका चोपड़ा को ही यूनिसेफ की मानवतावादी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसका व्याख्यात्मक रूप में हल। प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ का मानवतावादी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। प्रियंका चोपड़ा न केवल मनोरंजन बल्कि फैशन की दुनिया में और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रही हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड प्रियंका चोपड़ा पर 15 वर्षों से सद्भावना राजदूत के रूप में इससे जुड़ी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और सकारात्मक सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। अगर इसकी हम स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 11 सितंबर 1946 को और इसकी कार्यकारी निदेशक की अगर हम बात करें कि कौन हैं, तो हेनरीटा एच फोर जो हैं इसकी कार्यकारी निदेशक हैं। और इसके अगर मुख्यालय की बात करते हैं कि वह कहाँ है, तो वह है न्यूयॉर्क में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा 10वां प्रश्न है और इस सेगमेंट का हमारा अंतिम प्रश्न भी है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है विराट कोहली, सुनील छेत्री, महेंद्र सिंह धोनी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है सुनील छेत्री। इनको जो है प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बढ़ते हैं और जानते हैं आगे कि इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सुनील छेत्री को प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्यूमा जो है वो जर्मनी की एक स्पोर्ट इंटरनेशनल ब्रांड की एक कंपनी है जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल। और भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के जो कप्तान हैं सुनील छेत्री, इन्होंने प्यूमा के साथ 3 साल का अनुबंध किया है। इन्हें 6 बार AIFF
AIFF द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया जा चुका है। सुनील छेत्री 2011 में अर्जुन पुरस्कार एवं 2019 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो ये थे हमारे आज के समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।